morning, students. We were doing the third chapter in history, an empire across three continents. We are studying about the Roman Empire, and this empire has been referred to as an empire across three continents, and we know why that has been referred to as. Okay, तीन वो कॉन्टिनेंट्स जो कि इस एम्पायर में आते थे वो थे यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका. Of course, not the entire Europe, not the entire Africa, not the entire Asia. Around the Mediterranean Sea, अगर हम रोमन एम्पायर की बात करें तो ये मेडिटेरेनियन सी के आसपास बसा हुआ एम्पायर था. ये बहुत बड़ा एम्पायर था. There were a lot of cities in this empire, and some part of Europe, some part of Asia, and some part of Africa. The northern Africa was part of this empire. Okay. We learned that this empire was set up in 27 BCE, and Augustus, he became the first emperor. But Augustus' rule was a bit different. It was called Principate, okay, and he did not totally finish off the Senate. Okay, before the Roman Empire. Before Rome became an empire, it was a democratically run गवर्नमेंट थी. वहाँ पर रिपब्लिक सिस्टम था और वहाँ पर सेनेट इसे रन करती थी. ओके, लेकिन ये सिस्टम चेंज हो गया जब अगस्तस ही बिकेम दी एम्परर. बट उन्होंने वो जो सेनेट वाला सिस्टम था उसको कम्प्लीटली फिनिश नहीं किया, एंड इसीलिए उस समय जो उनका दौर है उसे हम प्रिंसिपेट के नाम से जानते हैं. ही वॉज वन अमंग्स दोज the principal person, that is why this word principate. Okay, लेकिन फिर बाद में जाके हम देखते हैं कि टोटली बिकेम सेनेट का जो रोल है वो कम होते ही चला गया. सेनेट में कौन लोग थे? सेनेट में वो लोग थे, वो वेल्दी लोग थे इटली के, एंड उसमें ग्रीक्स थे. इटली के जो लोग थे वो लोग थे, ये वेल्दी पीपल थे. दे वर बिजनेस कम्युनिटीज, एंड दे वर other people who were rich. Okay, they were part of the senates, and senates collectively had ruled. But ये सिस्टम मैंने बताया बाद में चेंज हो गया. सेनेट का रोल कम होने लगा. तीन प्लेयर्स हैं इसमें, एक तरफ सेनेट है, एक तरफ एम्परर है और एक तरफ आर्मी है. वही एम्परर्स बहुत बड़े एम्परर्स हुए जिन्होंने आर्मी को ठीक से कंट्रोल किया. आर्मी एक बहुत इफेक्टिव इनका आर्मी थी. वो एक मेन प्लेयर्स हैं इनमें. वाई? बिकॉज फर्स्टली इट वॉज अ पेड आर्मी, इट वॉज अ ह्यूज आर्मी. लोगों का ये प्रोफेशनल आर्मी थी और इस आर्मी की हेल्प से ही एम्परर रूल कर सकते थे. ओके, तो वी आर सीइंग कि इसमें तीन प्लेयर्स हैं, सेनेट है, एम्परर है एंड आर्मी है. सबसे पावरफुल ऑब्वियसली एम्परर है, एंड आर्मी ऑब्वियसली इज with the emperor. Okay, they take the orders from the emperor and not from the senate. तो इसके लोकेशंस हम जान चुके हैं, इसके हम एक्सटेंट देख चुके हैं कि इसका कहाँ तक जाता था. रिवर राइन एंड डेनूबी रिवर जो कि जर्मनी में है अभी, वहाँ तक ये रूल था. अगर हम वेस्ट की बात करें एशिया में तो ये यूफ्रेट्स तक ये एम्पायर फैला हुआ था. इधर नॉर्थ अफ्रीका का पार्ट था, and obviously on this side was the Atlantic Ocean, and around the Mediterranean Sea ये पूरा फैला हुआ था. इधर ऑब्वियसली स्पेन तक रोमन एम्पायर जाता था. जो लैंग्वेज यहाँ पर फॉलो होती थी वो दो ही लैंग्वेजेस थी यहाँ पर. ओके, ग्रीक काफ़ी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज थी, एंड लैटिन. ओके, सो दीज वर द टू लैंग्वेजेस विच वर स्पोकन हियर. ऑब्वियसली यहाँ पर डिफरेंट कल्चर्स हैं. यहाँ पे अफ्रीका भी है, एशिया भी है, यूरोप भी है. तो कई सारी लैंग्वेजेस बोली जाती होंगी, बट फॉर ऑफिशियल पर्पसेस यही तो लैंग्वेजेस बोली जाती थी. ओके, अगस्तस के बाद टिबेरियस का रूल आया. टिबेरियस भी अडॉप्टेड सन थे अगस्तस के, एंड ही वाज नॉट द ऑब्वियसली ओरिजिनल सन ऑफ अगस्तस. तो यहाँ पे इनहेरिटेंस जो होता था, इनहेरिटेंस जैसे हमेशा होता है मोनार्की में, राजा का बेटा ही राजा बनता है, तो यहाँ पर भी वही सिस्टम था. लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हमें क्लियरली देखने को मिल रही है कि अगर किसी के सन नहीं था तो अडॉप्टेड सन भी थ्रोन को इनहेरिट करते थे. जैसे कि अगस्तस खुद ने किया, वो
Julius Caesar के adopted son थे, but Julius Caesar was not the king, but Augustus was the king, and Augustus को inherit जो throne था उसे inherit किया उनके बेटे ने, Tiberius ने, but Tiberius was also the adopted son of Augustus. Okay, यहाँ पे हम administration समझने की कोशिश करेंगे. All this we have done, what I was talking about. Now today we will be focusing how this entire empire, ये इतना बड़ा empire, इतना इसका extent डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ है, इसमें डिफरेंट कल्चर्स हैं, एक डाइवर्स एम्पायर है ये, इसको रूल कैसे करेंगे वो हम सिस्टम देखेंगे. सो वी आर सीइंग दैट अर्बनाइजेशन वाज द आंसर. इट वाज रूल्ड थ्रू डिफरेंट सिटीज. ओके, नॉर्मली जो होता है कि एक एम्पायर होता है, उसकी कैपिटल होती है और उस कैपिटल से उस एम्पायर को कंट्रोल किया जाता है. देयर इज सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, बट यहाँ पर हम सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर नहीं देख रहे हैं. ऑफ कोर्स रोम, इटली वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटर, बट इसमें कई सारे सेंटर्स ऑफ पावर हैं और कई सारी सिटीज़ हैं, जिनमें से 3 मेन सिटीज़ का इसमें जिक्र किया गया है. So there are 3 main cities which have been mentioned here, and they are Carthage, Alexandria and Antioch. But यही नहीं है, और भी अगर इसमें आप देखोगे then Tangiers है, Damascus है. Okay, there are other cities also in and around the Mediterranean Sea. So if you see on the map on page number 59, okay, try and find out this location. 59 पे पहले इसका लोकेशन हम चेक करते हैं कहाँ पर है. कार्थेज, टूनिशिया जहाँ पर है, अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका, वहाँ पर अगर आप देखोगे then you find कार्थेज, and towards the इजिप्ट जहाँ से नाइल रिवर फ्लो करती है, वहाँ पर you will find the city of Alexandria, and then Antioch is towards Syria and Damascus is in Syria. Okay, so Antioch, Alexandria and Carthage, ये 3 मेन बड़ी सिटीज़ थी जहाँ से इस एम्पायर को कंट्रोल किया जाता था. ऑफ कोर्स रोम की इम्पोर्टेंस तो थी, बट इफ़ यू पॉइंट आउट दीज 4 पॉइंट्स तो हम देखते हैं कि ज़्यादातर एम्पायर यहाँ से कंट्रोल किया जा सकता है. सो इट वॉज रोम, इट वॉज एंटियोक, इट वॉज अलेक्जेंड्रिया एंड इट वॉज कार्थेज. ओके, तो ये 3 सिटीज़ को मेन माना गया है. बट लेट अस नॉट फॉरगेट दैट डेमेस्कस, कॉन्स्टेंटिनोपल, टेंजियस, they were equally important. In Italy also, apart from Rome, Naples was also important. तो ये 3 biggest cities थे, Carthage, Alexandria and Antioch. इन्हें याद रखना है कि ये 3 main cities थे. If you can't remember all the cities, please remember the main ones, and main ones are Carthage, Alexandria and Antioch. Okay, it was through the cities that government was able to tax the provincial countrysides, which generated much of the wealth of the empire. Empire की जो main wealth है वो rural society से आती थी. कंट्री साइड का मतलब है रूरल सोसाइटी, रूरल एरियाज, और इन रूरल एरिया से टैक्स करते थे ये सिटीज़. इन सिटीज़ के ज़रिए रूरल एरिया से टैक्स कलेक्ट होता था, इन सिटीज़ में आता था, एंड फिर इन सिटीज़ से गवर्न होता था ये एम्पायर. ओके, सो व्हाट दिस मीन्स इज दैट द लोकल अपर क्लासेस actively collaborated with the Roman state in administering their own territories and raising taxes from them. तो वो जो प्रोविंसेस का जो लोकल क्लास है उनका बहुत बड़ा रोल है. सेनेट में हम देख रहे हैं कि ग्रीक्स एंड जो वहाँ रोमन्स हैं वो हैं वहाँ पर सेनेट में, और रोम में है, लेकिन वो लोग ऑब्वियसली बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं कर सकते थे कि थ्रू आउट दी एम्पायर से टैक्स कलेक्शन कैसे होगा, रेवेन्यू कैसे कलेक्ट होगा. एंड उसके लिए प्रोविंसेस के जो लोकल जो रूलर्स थे, ओके, जो लोकल एलीट अपर क्लासेस थे, ओके, उनका बहुत बड़ा रोल था. प्रोविंशियल अपर क्लासेस, दे वर द मेन पीपल हु कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम रूरल, फ्रॉम दिस कंट्री साइड. Okay, and it was the provincial upper classes who supplied most of the cadre that governed the provinces and commanded the armies. और ये upper classes ही थी जो कि armies में थी, जो कि government officials थे, जो कि पूरे सिस्टम को चलाते थे. तो यहाँ पे जो senators हैं उनका रोल हम देखते हैं काफ़ी हद तक कम होने लगता है.
और ये जो अपर क्लासेस हैं प्रोविंसेस में, इनकी अहमियत बढ़ने लगती है, क्योंकि इन्हीं के ज़रिए अब ये रोमन एम्पायर चलेगा। यही हैं जो कि टैक्स को कलेक्ट करेंगे, यही वो लोग हैं जो कि आर्मीज़ को कंट्रोल करेंगे। ओके, एंड दे केम फ्रॉम अ न्यू एलीट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड मिलिट्री कमांडर्स बिकेम मच मोर पावरफुल देन दी सेनेटोरियल क्लास। ये सेनेटोरियल क्लास से ज़्यादा पावरफुल हो गए, क्योंकि ये बेसिकली वेल्थ ला रहे थे, ये कलेक्ट कर रहे थे रेवेन्यूज़ को, और इन्हीं के लोग, और ये खुद ही थे आर्मीज़ में। एंड जो मशीनरी थी, जो ऑफिस में जो एडमिनिस्ट्रेटर्स काम कर रहे थे, वो भी ये प्रोविंसेस के ही अपर क्लासेस के लोग थे। और हम देखते हैं कि सेनेट का इन्फ्लुएंस धीरे धीरे कम होने लगता है, और अपर क्लासेस जो प्रोविंसेस के थे, इनका रोल बढ़ने लगता है। फाइनली ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फेज है रोमन एम्पायर में, एम्परर गैलिनियस, ओके, गैलिनियस एम्पायर। Okay, so this Emperor Gallienus, and his rule is इनका रूल है। तो देखते हैं कि 3rd सेंचुरी में आते आते तक the Emperor Gallienus consolidated their rise to power by excluding senators from military command. Now यहाँ पर इस समय पर हम देखते हैं कि गैलियनस ने एक तरह का नया रूल बना दिया कि आर्मी में कोई भी सेनेटर का कोई रोल नहीं होगा। ओके, तो एक तरीके से सेनेटर्स की जो थोड़ी बहुत पावर थी कि वो आर्मी को कुछ हद तक कंट्रोल करते होंगे, बट यहाँ पे आर्मी एंड सेनेटर्स का जो रिलेशन था वो एक तरीके से ख़राब हो चुका था। आर्मी डिड नॉट लाइक द सेनेटर्स, एंड सेनेटर्स ऑल्सो हेटेड द आर्मी। एंड तो यहाँ पर सेनेटर्स का जो थोड़ा बहुत जो पावर था वो भी 253 एंड 268 के बीच में, जब गैलियनस वॉज द रूलर ऑफ रोमन एम्पायर, यहाँ पर उनका रोल टोटली ख़त्म हो गया सेनेटर्स का। ओके, वी आर टोल्ड दैट गैलियनस फॉरवर्ड, उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने बैन कर दिया दैट सेनेटर्स फ्रॉम सर्विंग इन दी आर्मी एंड हैविंग एक्सेस टू इट। तो उनका आर्मी से कोई लेना देना नहीं होगा, in order to prevent control of the empire from falling into their hands. So the emperor made sure कि senators के हाथ में दोबारा से पावर न जाए, और वो किसी तरह से emperors को न हटा पाए, कमजोर न कर पाए। इसलिए emperors को मिलिट्री में किसी भी तरह के रोल से उन्हें हटा दिया गया। ओके, और किसका रोल बढ़ गया? दी लोकल जो प्रोविंसेस के जो अपर क्लासेस थे, उनका इन्फ्लुएंस बढ़ गया। ओके, टू सम अप, इन द लास्ट 1st, 2nd एंड अर्ली 3rd सेंचुरीज रोमन एम्पायर के 2 पार्ट हैं, और हम बाद में देखते हैं कि इसके ये बाद में डिवाइड हो जाएगा। शुरुआत के जो 1st 3 सेंचुरीज हैं वो अलग तरीके से हैं, जहाँ पर रोमन एम्पायर टोटली एक सिंगल एम्पायर था, एंड उसके बाद से हम देखेंगे क्योंकि ये एक्सपैंड करेगा और फिर इसको 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ओके, सो तो हम शुरुआत के फेज में देखते हैं, आर्मी एंड एडमिनिस्ट्रेशन वर इंक्रीजिंगली ड्रॉन अप फ्रॉम दी प्रोविंसेस। हम देख रहे हैं कि आर्मी और जो एडमिनिस्ट्रेशन था वहाँ पे प्रोविंसेस के अपर क्लासेस का बहुत बड़ा रोल था। ओके, बट इंडिविजुअल्स ऑफ इटालियन ओरिजिन, जो कि पहले से थे, continued to dominate the Senate at least till the 3rd century. तो 3rd सेंचुरी तक जो इटालियंस थे, जो कि सेनेट में थे, वो सेनेट में रूल करते रहे। ओके, when senators of provincial origin became a majority, और फिर बाद में जो सेनेटर्स हैं वो धीरे धीरे जो इटालियन ओरिजिन के थे वो रिप्लेस होने लगे, और प्रोविंसेस से सेनेटर्स आने लगे। तो 3rd सेंचुरी तक हम देखते हैं कि ग्रीक्स का, रोमन्स का, इनका रोल बहुत ज़्यादा है सेनेट में, और सेनेट को ये कंट्रोल करते हैं। और 3rd सेंचुरी के बाद प्रोविंसेस से सेनेटर्स आने लगते हैं, और सेनेटर्स का रोल ख़त्म हो जाता है एक तरीके से। पहले उन्हें मिलिट्री से दूर कर दिया गया, और फिर बाद में सेनेट में ही उनका रोल ख़त्म हो गया। ओके, सो दीज ट्रेंड्स रिफ्लेक्टेड द जनरल डिक्लाइन ऑफ इटली विद इन दी एम्पायर, बोथ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। तो यहाँ पे जो इटली का जो इन्फ्लुएंस है, इटली मीन्स रोम, रोम इटली में ही है। ओके,
तो जो रोम का इन्फ्लुएंस था पूरे एम्पायर पर वो काफ़ी हद तक कम होने लगा। इटली का जो इन्फ्लुएंस था वो कम होने लगा, और जो सेनेट था जिसमें कि इटली के लोग ही हुआ करते थे अभी तक, और अब हम देखते हैं कि वो ख़त्म होने लगा, और धीरे धीरे प्रोविंसेस से लोग आकर, सेनेट क्या है, सेनेट पार्लियामेंट है, ओके, और पार्लियामेंट में जैसे मेंबर्स होते हैं, एंड तो ये एक कम्बिनेशन था कि एक एम्परर तो है ही, एम्परर ही मेन डिसीजन ले रहा है, लेकिन सेनेट भी एग्जिस्ट करती थी, ओके। उसका इन्फ्लुएंस, उसकी पॉपुलैरिटी, उसका रोल जरूर कम हो गया था, लेकिन सेनेट हुआ करती थी। तो यहाँ पर सेनेट में डिफरेंस हम देख रहे हैं कि इटली के ओरिजिन के लोगों का सेनेट में जो इन्फ्लुएंस था वो कम होने लगा, और अपर क्लासेस ऑफ प्रोविंसेस उनका रोल बढ़ने लगा, सच एज साउथ ऑफ स्पेन, अफ्रीका एंड ईस्ट, ओके। तो यहाँ के जो प्रोविंसेस थे उनका रोल बढ़ने लगा रोमन एम्पायर में। A city in the Roman sense was an urban center with its own magistrates, city council, and a territory containing villages which were under its jurisdiction. तो एक सिटी का क्या मतलब, एक सिटी थी जिसका अपना एक मजिस्ट्रेट होंगे उनके, वहीं पर जस्टिस का सिस्टम भी उनका अपना है, सिटी काउंसिल होगी, एक टेरिटरी उनकी अपनी होगी जिसमें विलेजेस वगैरह होंगे। तो सिटी अपने आप में एक कंप्लीट सिस्टम था, ओके। And thus one city could not be in the territory of another city, but villages almost always were. Villages could be upgraded to the status of cities and vice versa. तो क्लियरली डिफरेंट टेरिटरीज थी, इस सिटी की टेरिटरी अलग, दूसरे सिटी की टेरिटरी अलग, उनकी टेरिटरीज में कोई एक दूसरे से कोई इन्फ्लुएंस नहीं था उनका, ओके। तो डिफरेंट सिटीज एंड दे हैड देयर ओन टेरिटरीज, दे हैड देयर ओन सिटी काउंसिल, they had their own administrative system, own justice system, and they had their own villages, okay। तो सिटी अपने आप में एक कंप्लीट सिस्टम हुआ करता था। विलेजेस को भी अपग्रेड किया जा सकता था सिटीज से, जब उनकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती होगी तो इसलिए वो सिटीज में अपग्रेड हो जाते होंगे। वन क्रूशियल एडवांटेज ऑफ लिविंग इन अ सिटी, अब लोग सिटीज में क्यों रहना पसंद करेंगे, सिटीज़ में ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो पसंद करेंगे। एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशन, ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी, सपोज फैमिन है तो कहाँ ज़्यादा बचने की चांसेस होंगी, रूरल साइड में या फिर सिटीज़ में। तो सिटीज़ में ज़्यादा चांसेस नहीं है, उसका एक केस स्टडी है दैट वी विल स्टडी, ओके। सो वन क्रूशियल एडवांटेज ऑफ लिविंग इन अ सिटी वाज सिंपली that it might be better provided for during food shortages and even famines than the countryside. तो पहला जो पॉइंट है वो हमने देखा कि रोमन एम्पायर जो कि बहुत बड़ा एम्पायर था, उसकी बहुत ज़्यादा एरिया थी, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स उसमें आते थे। इतने बड़े एम्पायर को रूल करने का जो तरीका था वो था अर्बनाइजेशन, थ्रू सिटीज़ ये एम्पायर रूल होता था, जिसमें से मेन सिटीज़ जिनको माना गया है वो है कार्थेज, अलेक्जेंड्रिया एंड एंटियोक, और भी कई सिटीज़ थे, आई टोल्ड यू टैंजरियस था, डेमेस्कस था, कॉन्स्टेंटिनोपल था, नेपल्स था, ये भी इम्पोर्टेंट सिटीज़ थे। बट इफ़ यू कैन रिमेंबर, यू मस्ट रिमेंबर दीज थ्री नेम्स, अलेक्जेंड्रिया, एंटियोक एंड what was the third city? Carthage, okay। So these were the three most important cities। एक सिटी का अपना एक टोटल सिस्टम हुआ करता था, उनके पास अपना एक जस्टिस का सिस्टम, मतलब खुद अपने उनके मजिस्ट्रेट्स हुआ करते थे, उनका एक सिटी काउंसिल थे, सिटीज़ के क्या डिस्कशन होना है, कैसे गवर्न होना है, उसके लिए उनकी अपनी एक काउंसिल हुआ करती थी, उनका अपना टैक्सेशन सिस्टम हुआ करता था, उनके अपने विलेजेस हुआ करते थे जो उस सिटी के अंडर में आते थे, ओके। तो जो दूसरा सिस्टम था, एक तो एम्परर इन सब सिटीज़ को मिलाकर पूरा एम्पायर बनता था, और उस एम्पायर का एक एम्परर हुआ करता था, प्लस सेनेट हुआ करती थी। और सेनेट का जो शुरुआत में हम देखते हैं कि जो रोल था वो धीरे धीरे उनका रोल कम होने लगा, और सेनेट में जो पहले इटालियन लोग ज़्यादा हुआ करते थे, ग्रीक एंड लैटिन बोलने वाले लोग ज़्यादा हुआ करते थे, वो धीरे धीरे कम होने लगे, और प्रोविंसेस की जो अपर क्लासेस थी इनका रोल बढ़ने लगा, क्योंकि ये टैक्सेस कलेक्ट करते थे, इन्हीं के द्वारा गवर्नमेंट्स चल रही थी, यही आर्मीज़ में भी काम करते थे, और जो अपर क्लासेस थी प्रोविंसेस की
ये धीरे धीरे सेनेट में भी पहुंचने लगे। और जो रोम के ओरिजिनल जो सेनेटर्स थे, जो इटली के लोगों का जो सेनेट में जो उनका मेजॉरिटी हुआ करती थी, वो धीरे धीरे कम होने लगी। ओके, हम विलेजेस को देखते हैं कि विलेजेस कई बार अपग्रेड हो जाते थे और वो भी सिटीज़ बन जाते थे। ओके, एंड लोग सिटीज़ में क्यों रहते थे, उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि क्रूशियल टाइम्स में सिटीज़ में सर्वाइव करना आसान था और विलेजेस में ऑब्वियसली उतना सिक्योरिटी ऑफ लाइफ नहीं थी। यहाँ पर डॉक्टर गैलन ऑन हाउ रोमन सिटीज़ ट्रीटेड दी कंट्री साइड, रोमन सिटीज़ कंट्री साइड को किस तरह से ट्रीट करते थे, क्या उनको वो फैसिलिटीज़ वहाँ पर किसी तरह की क्रिएट करते थे, या इस रोमन एम्पायर में सिटीज़ क्या अपने विलेजेस जो उनके अंदर में आते थे उनका ध्यान रखते थे। द फेमिन prevalent for many successive years in many provinces has clearly displayed for men of any understanding the effect of malnutrition in generating illness। तो यहाँ पर बात हो रही है जब यहाँ पर कोई फेमिन आई होगी कंट्री साइड में, कंट्री साइड वर्ड यूज़ होता है रूरल के लिए, हम यहाँ जो रूरल वर्ड यूज़ करते हैं, यूरोपियंस यूज़ कंट्री साइड। ओके, कंट्री साइड इज नथिंग बट रूरल एरियाज की बात हो रही है। तो सिटी ड्वेलर्स जो शहर में रहते हैं, सिटीज़ की बात हो रही है, as it was their custom to collect and store enough grain for the whole of the next year immediately after the harvest, carried off all the wheat, barley, beans and lentils and left to the peasants various kinds of pulses after taking quite a large proportion of these to the cities। जैसा कि ट्रेडिशन था कि फसल का हार्वेस्ट होने के बाद उसका मेन पोर्शन सिटीज़ में चला जाया करता था, सिटी के लोग उसे खरीद कर शहर में ले जाते थे, एंड जो कंट्री साइड में बहुत कम रह जाया करता था। तो जब अगर फेमिन आएगी, जब फसल बेकार होगी, जब फसल नहीं होगी या कोई और तरह का कोई प्रॉब्लम आएगा, तो फिर कंट्री साइड के लोगों के पास ज़्यादा कुछ नहीं होगा, वेयर सिटीज़ के पास तो वो पहले से ही उन्होंने स्टॉक कर रखा है पूरी साल का, तो वहाँ पर लोगों के सर्वाइव करने की चांसेस ज़्यादा होती थी। ओके, आफ्टर कंज्यूमिंग व्हाट वाज लेफ्ट इन द कोर्स ऑफ द विंटर, द कंट्री पीपल मीन्स द रूरल पीपल हैड टू रिजॉर्ट टू अनहेल्दी फूड्स। और फिर क्योंकि उनका खाना खत्म हो गया, उन्हें अनहेल्दी फूड्स खाना पड़ा, जैसे कि दे एट ट्विग्स एंड शूट्स ऑफ ट्रीज एंड बुशेस एंड बर्ब्स एंड रूट्स ऑफ इनएडिबल प्लांट्स। तो उन्हें ये सारी चीज़ें खानी पड़ी जिसकी वजह से उनकी डेथ भी होगी। तो अगर कोई बुरा समय आता है जैसे कि फेमिन आती है, तो कंट्री साइड में सर्वाइव करना मुश्किल था, क्योंकि कंट्री साइड्स में परमानेंट कोई भी इस तरह का सिस्टम नहीं था। जो भी फूड शॉर्टेजेस कंट्री साइड में हुआ करती थी, इवन दो वहाँ पर फसल उगाया करती थी, लेकिन इसको खरीद कर ले जाया जाता था सिटीज़ में, सिटीज़ उनको स्टॉक करती थी, इसलिए सिटीज़ में हमेशा फूड ग्रेन्स की कमी नहीं होती थी, बल्कि कंट्री साइड में बुरे समय में कंट्री साइड को प्रॉब्लम हुआ करता था। ओके, यहाँ पर एक और फैसिलिटी हम देखते हैं कि पब्लिक बाथ्स हुआ करते थे। ओके, ये एक और उनका ट्रेडिशन है, कल्चर है, पब्लिक बाथ्स का सिस्टम वहाँ पर ग्रीक कल्चर में है। तो पब्लिक बाथ्स वर अ स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ रोमन अर्बन लाइफ। Okay, when one Iranian ruler tried to introduce them into Iran, he encountered the wrath of the clergy there। और जब इस सिस्टम को ईरान का जो सीरियन एम्पायर है, ईरानियन एम्पायर है, वो इनका कंटेम्प्रेरी एम्पायर है। कंटेम्प्रेरी वर्ड समझना ज़रूरी है। कंटेम्प्रेरी मैंने पहले भी समझाया है कि सेम पीरियड में जो चीज़ एग्जिस्ट करती हो उसको हम कंटेम्प्रेरी कहते हैं। जैसे रोमन एम्पायर का कंटेम्प्रेरी एम्पायर है असीरियन एम्पायर, जो कि ईरान में था, वो दोनों कंपटीशन में थे, एक ही सेम पीरियड में एग्जिस्ट करते थे। ओके, जैसे हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन प्रोबेबली कंटेम्प्रेरीज थे वो। तो ऐसे ही यहाँ पर हम देखते हैं कि जो रोमन एम्पायर का जो कंटेम्प्रेरी एम्पायर है ईरान, उन्होंने इनका ये पब्लिक बाथ के सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ के जो रिलीजियस लीडर्स रहे होंगे उन्होंने ऑब्वियसली इससे नाराज़गी जताई और इस सिस्टम को ईरान में नहीं होने दिया उन्होंने। ओके, वाटर वॉज अ सेक्रेड एलिमेंट एंड यूज्ड इट टू फॉर पब्लिक बेथिंग मे हैव सीम्ड अ डेसिक्रेशन टू देम। तो क्योंकि वो वहाँ पर पानी की कमी ज़्यादा होती है और पानी को सीक्रेट मानते हैं,
और उसको ऐसे पब्लिक बात में उसको यूज़ करना शायद वो सही नहीं मानते थे। एंड अर्बन पॉपुलेशन ऑल्सो इंजॉयड अ मच हायर लेवल ऑफ एंटरटेनमेंट। अब ये एक पॉइंट है कि ये सिस्टम ईरान में नहीं था, यहीं पर था। ये एक यूनिक फीचर है रोमन एम्पायर का। वहाँ पे पब्लिक बाथ्स होती थी, पब्लिक बाथ्स एंड पब्लिक इंटरटेनमेंट। ओके, रोमन्स उसमें बिलीव करते थे। और ये यहाँ पर हम देखते हैं कि पॉपुलेशंस ऑल्सो इंजॉयड अ मच हायर लेवल ऑफ एंटरटेनमेंट। तो यहाँ पर हमने कई बार कंपेयर किया है ईरान के एम्पायर को और रोमन एम्पायर को। तो हमने देखा था कि वहाँ पर डाइवर्सिटी कम थी, यहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी। और ये भी हम डिफरेंसेस देख रहे हैं कल्चर्स में कि यहाँ पर पब्लिक बाथ एंड डिफरेंट सोर्सेस ऑफ इंजॉयमेंट वो हुआ करते थे रोमन एम्पायर में। वेरएज ऐसे कुछ भी चीज़ें हमें ईरानियन एम्पायर में देखने को नहीं मिलती। ओके, फॉर एग्जाम्पल वन कैलेंडर टेल्स अस दैट स्पेक्टेकुलर शोज, ये शोज होते हैं और डिफरेंट शोज filled no less than 176 days of the year। ओके, तो यहाँ पे 176 डेज तक ये शोज चला करते थे। एम्पी थिएटर एट द रोमन कैंटोनमेंट टाउन ऑफ इंडोनेशिया मॉडर्न स्विट्जरलैंड फर्स्ट सेंचुरी सी यूज्ड फॉर मिलिट्री ड्रिल एंड फॉर स्टेजिंग इंटरटेनमेंट्स फॉर दी सोल्जर्स। तो यहाँ पर एक फोटोग्राफ दिया गया है एम्पी थिएटर का, और इस थिएटर में मिलिट्री की ड्रिल्स होती होंगी, प्रैक्टिस होती होंगी, लेकिन उसके साथ साथ उनके लिए यहाँ पे इंटरटेनमेंट और वो सब शोज भी हुआ करते थे। तो हम देख रहे हैं कि 365 डेज में से 176 डेज तक उनके यहाँ शोज चला करते थे। दैट मीन्स पब्लिक इन इंटरटेनमेंट में काफ़ी इंटरेस्ट लेती थी। ओके, सो ये दो फीचर्स हमें और पता चलते हैं रोमन एम्पायर के, दैट पब्लिक बाथ सिस्टम वहाँ पर हुआ करते थे एंड there were other lot of entertainment activities भी वहाँ पर हुआ करते थे। Okay, like this amphitheater। Okay, the third century crisis। फिर यहाँ पे थर्ड सेंचुरी में एक क्राइसिस हुई। वो क्राइसिस के बारे में जानेंगे कि ये क्या क्राइसिस थी। In the first and second centuries were by and large a period of peace, prosperity एंड इकोनॉमिक एक्सपेंशन। तो ये जो शुरुआत का दौर है रोमन एम्पायर का हम देखते हैं, इसमें पीस है, प्रॉस्पेरिटी है, ज़्यादा कुछ यहाँ पे इकोनॉमिक एक्सपेंशन है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बट द थर्ड सेंचुरी ब्रॉट द फर्स्ट मेजर साइंस ऑफ इंटरनल स्ट्रेन। जब भी कोई एम्पायर पुराना होगा तो उसमें धीरे धीरे कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, और थर्ड सेंचुरी आते आते तक रोमन एम्पायर के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आने लगे। From the 230s, the empire found itself fighting on several fronts simultaneously। अब वो एम्पायर को कहीं देखा कि अलग अलग फ्रंट्स पे उन्हें लगातार लड़ाइयाँ लड़नी पड़ रही हैं। फॉर एग्जाम्पल इन ईरान a new and more aggressive dynasty emerged in 225। रीज़न ये है कि ईरान में एक नई डायनेस्टी आ गई, नए रूलर्स आ गए, और वो रूलर्स अपने एम्पायर को एक्सपैंड करना चाहते थे। जब एक्सपैंड करना चाहेंगे तो रोमन एम्पायर की तरफ बढ़ेंगे और वहाँ पर उन्हें प्रॉब्लम होगा। ओके, सो दे कॉल देमसेल्व्स द ससेनियंस एंड विद इन जस्ट 15 years वर एक्सपैंडिंग रैपिडली इन द डायरेक्शन ऑफ द यूफ्रेट्स। तो 225 CE। ओके, क्वेश्चन एरा में this dynasty of rulers from where which we are talking about Iran, okay, they started expanding their empire and they wanted to move across Euphrates। हमने देखा यूफ्रेट्स तक रोमन एम्पायर था, बट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ईरानियन जो एम्पायर है वो यूफ्रेट्स के आगे अपना एक्सपैंड करना चाह रहे हैं। ओके, इन अ फेमस रॉक इंस्क्रिप्शन कट इन 3 languages, okay, Shapur I, the Iranian ruler, claimed he had annihilated a Roman army of 60,000 and even captured the eastern capital of Antioch। ओके, तो यहाँ पर ये जो रूलर है शापुर I, ईरानियन रूलर शापुर I,
इंस्क्रिप्शन है जिसमें लिखा हुआ है कि उसने रोमन आर्मी के 60,000 लोगों को एक तरीके से हरा दिया, एलिमिनेट कर दिया। ओके, एंड ही हैड कैप्चर्ड अ पार्ट ऑफ दिस एंटियोक। अभी हमने 3 मेन सिटीज़ की बात की थी, कार्थेज, अलेक्जेंड्रिया एंड एंटियोक। तो यहाँ पे एंटियोक जो कि उनकी मेन सिटी थी उसके कुछ पार्ट पर शाहपुर वन ने काबू कर लिया था, उसे कैप्चर कर लिया था एंड 60,000 सोल्जर्स को एक तरीके से मार दिया था, कैप्चर कर लिया था। Meanwhile, a whole series of Germanic tribes, or rather tribal confederations, most notably the Alemanni, the Frank and the Goths. Simple, if you can't remember all names, what you need to remember is कि जर्मन एरिया में, जर्मन अब इनका हम देखते हैं नॉर्दर्न फ्रंट था जहाँ पर डेन्यूब रिवर एंड राइन रिवर फ्लो करती हैं, वो जर्मन एरिया है। तो वहाँ पर कई सारी ट्राइब्स थे। ओके, एंड दीज ट्राइब्स जिनका नाम दिया गया है अलामनी, द फ्रैंक्स एंड द गॉथ्स began to move against the Rhine and Danube frontiers, and the whole period from 233 to 280 saw repeated invasions of the whole line of provinces that stretched from the Black Sea to the Alps and southern Germany. तो यहाँ पर अलग अलग फ्रंट पर प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। ओके, अगर हम डिफरेंट फ्रंट्स की बात करें, देन नॉर्दर्न फ्रंट में जर्मन ट्राइब्स दे आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम। ओके, टुवर्ड्स दी, अगर हम ईस्टर्न साइड की बात करें, यहाँ पर यूफ्रेट्स का कितना रोल था, वेयर दी ससेनियंस डायनेस्टी के जो लोग हैं, ईरानी जो एम्पायर है उसमें नई डायनेस्टी का रूल आ गया था। तो वहाँ का जो रूलर्स हैं, दे आर ट्राइंग टू एक्सपैंड देयर एम्पायर बियॉन्ड दी यूफ्रेट्स, यूफ्रेट्स के आगे वो करना चाह रहे हैं। और यहाँ पर शाहपुर वन जो रूलर था उसने क्लेम किया कि उसने 60,000 रोमन आर्मी के लोगों को मार दिया था, और एंटियोक जो कि एक बहुत बड़ी सिटी थी उसके भी कुछ पार्ट को ऑक्यूपाई कर लिया था। उधर हम देखते हैं कि ब्लैक सी के आसपास एंड एल्प्स में भी प्रॉब्लम्स हो रहे थे, एंड सदर्न जर्मनी द रोमन्स वर फोर्स्ड टू अबैंडन मच ऑफ द टेरिटरी बियॉन्ड द डेनूब। तो डेनूब के उधर जो टेरिटरी थी वो इन्हें अपनी छोड़नी पड़ी। while the emperors of this period were constantly in the field against what the Romans called barbarians, और यहाँ पर रोमन्स को लगातार लड़ाई लड़नी पड़ रही थी, और जिन्हें वो बारबेरियंस कहते थे, क्योंकि ये ज़्यादातर ट्राइबल लोग थे, पर इन्हें वो बारबेरियंस कहते थे इधर। तो इनके खिलाफ उन्हें लगातार इस पीरियड में 233 से लेकर 280 ये जो पीरियड है ये काफ़ी इनस्टेबल रहा। यहाँ पर पीस वगैरह उतनी नहीं थी जैसे कि पहले थी। तो 233 से 280 तक का जो पीरियड है रोमन एम्पायर का, ये काफ़ी डिस्टर्ब पीरियड था, एंड रोमन पीपल हैड टू फाइट ऑन मेनी फ्रंट्स। ओके, द रैपिड सक्सेशन ऑफ एम्परर्स इन द 3rd सेंचुरी, और यहाँ पर फिर लगातार कई एम्परर्स आए, एंड 25 एम्परर्स इन 47 years, 25 emperors in 47 years.